रासायनिक खेती जहर है, जहर है, जहर है। लहराए फसलें खेत खेत में। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती, सबको सात्विक अन्न मिले, स्वस्थ बने मन खिले खिले। नए युग के लिए नई खेती, यह शाश्वत यौगिक खेती। नमस्कार, शाश्वत यौगिक खेती कार्यक्रम की इस कड़ी में मैं अमित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये समय परिवर्तन का है। बहुत तेजी से परिवर्तन चारों ओर हो रहे हैं। परिवर्तन के दौर में प्रयोग भी बहुत होते हैं और इसी तरह से खेती में भी नए नए प्रयोगों का समावेश हुआ है। आजकल संरक्षित खेती का प्रयोग चल रहा है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जिसे कहा जाता है। और इस प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में यानी कि संरक्षित खेती में सब्जियों और फूलों की खेती की जा रही है। ये क्या है, इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में आए हैं उदयपुर से प्रोफेसर राम अवतार कौशिक जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल एंड फ्लावर्स, ये जो एक कंसेप्ट है आजकल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में बहुत चल रहा है। आप महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से हैं, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। आप प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर इन हेड डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। आप बहुत सारे प्रयोग करते हैं और ये जो नया प्रयोग सुनने में आ रहा है आजकल संरक्षित खेती का, ये संरक्षित खेती क्या है हमारे किसान भाइयों के लिए, थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि संरक्षित खेती क्या होती है। संरक्षित खेती ये होती है कि आप कोई भी खेती कर रहे हैं, खासकर सब्जियों की और फूलों की, उसमें मौसम का आप पे उस पर कोई विपरीत असर ना पड़े। जैसे सर्दियों की जो सब्जी है वो गर्मियों में, और गर्मियों की सर्दी आप सर्दियों में, सर्दियों की सब्जी गर्मियों में और गर्मियों की सब्जी सर्दियों में उगा सकते हैं। हाँ जी। उससे क्या होता है कि इसमें बाहर के मौसम का कोई असर नहीं पड़ता जी। तो बेमौसमी सब्जियां और फूलों की खेती कर सकते हो जी। तो इस खेती को संरक्षित खेती क्यों कहा गया? ये ऐसा क्या तकनीक है या किन कारणों से इसे संरक्षित खेती कहा जा रहा है? इसमें क्या है कि खासकर ये जो आपने देखे हो कहीं, प्लास्टिक जो है इससे घर सा बना होता है जी, और ऊपर से प्लास्टिक से ढका होता है, चारों तरफ इसमें जाली लगी होती है। तो ऊपर से बारिश का या गर्मी सर्दी का प्रकोप नहीं हो पाता। और जो हवा वगैरह चाहिए वो आपके चारों तरफ जो जाली होती है उससे हवा वगैरह मिल जाती है। और तीसरा वो जाली का ये है कि उसमें कोई भी बाहर से कीड़ा जो है वो अंदर नहीं घुस सकता, तो उस खेती को कीड़े एवं बीमारियों से भी बचाव मिलता है जी। तो इस वजह से उसको संरक्षित कहा गया है जी। तो जब हम संरक्षित खेती करते हैं तो संरक्षित खेती में जैसे आपने बताया कि सर्दियों में गर्मी के सब्जियां और गर्मियों में सर्दी की सब्जियां उगाई जा सकती हैं, तो ये तकनीक किस तरह से विकसित हुई और भारत में इसका कितना स्कोप है? सबसे पहले तो ये जो खेती का चलन हुआ वहाँ पे जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, हाँ जी, ठंड से बचाने के लिए प्रयोग हुए थे, खासकर ठंडे देशों में जी जी। और वहाँ पे जैसे मैं इजराइल में 2 साल रह के आया हूँ, तो वहाँ है, इजराइल में है, अमेरिका में है, यूरोप में है, बहुत बड़े पैमाने पर इस प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो रही है, खासकर वेजिटेबल्स की और फ्लावर्स की जी। लेकिन अपने यहाँ पिछले 8-10 साल में काफ़ी इसको बढ़ावा दिया है जी। यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी काम हुआ है। पिछले 7-8 साल से हम भी काम कर रहे हैं और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी काम कर रही हैं। और साथ साथ सरकार ने भी इसको बढ़ावा देने के लिए नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो कार्यक्रम था चल रहा है देश में, उसके तहत इस पर काफ़ी सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे रही है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट है 50% सब्सिडी इस पर दे रही है इसके लिए बनाने के लिए। और दूसरा इसके साथ साथ कुछ सब्सिडी राज्य सरकार भी दे रही हैं, कुछ 25% तक सरकारें इसमें दे रही हैं, कुछ 10 दे रही हैं। तो इस तरह से किसान के लिए जैसे 1000 स्क्वायर मीटर में यदि आप बनाएं तो इसका लगभग आपका 1000 रुपये पर स्क्वायर मीटर के आसपास इसका खर्चा लगता है। शुरू में जो लागत है वो एक थोड़ा सा इसमें है, लेकिन उसके लिए ये सरकार ने जो सब्सिडी वाली स्कीम चलाई ताकि किसान भाई इसको लगा सके जी।
यानी सरकार सब्सिडी दे रही है, यानी कि एक सफल प्रयोग है, इसे अपनाया जा सकता है और इसे अपनाना चाहिए किसान भाइयों। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो संरक्षित खेती में हम किस तरह की सब्जियों की खेती करते हैं और किस तरह के फूलों की खेती करते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि इसमें आपकी लागत थोड़ी सी ज़्यादा है। सब्सिडी भी लगाने के बाद भी किसान को अपना हिस्सा लगाना पड़ता है। जी जी। तो उसमें ये सावधानी रखनी पड़ती है, जो सब्जियां आपकी हाई वैल्यू वेजिटेबल्स कहते हैं हम, जिनकी बाज़ार में अच्छा भाव है या जिनकी खेती बाहर नहीं हो सकती, वो सब्जियां इसमें लगानी और फूलों की सजाए। एक दूसरा इसका जो संरक्षित खेती का जो फ़ायदा मैं बता दूं किसान भाइयों के, इसमें आप कम से कम ज़मीन में भी गुजारा कर सकते हैं। इसमें हम ऊपर आसमान की तरफ बढ़ते हैं। जो बेलें हैं, टमाटर की कहो या आप खीरे की कहो, वो 9-9, 10-10 मीटर तक ऊंची बेलें चली जाती हैं। तो वो जो बाहर जिसकी छोटा पौधा रहता है, तो इस तरह के उससे कम ज़मीन में ज़्यादा पैदावार ले सकते हो। बेमौसम में आप सब्जियां ले सकते हो, कीड़े बीमारियों का कम प्रकोप रहता है। ये सारे इसके साथ फ़ायदे जुड़े हुए हैं। यानी छोटा किसान भी इसे शुरू कर सकता है कम ज़मीन पर। बिल्कुल बिल्कुल। जो बेल हैं वो हम सूतली या रस्सी के सहारे उनको सहारा दे देते हैं नीचे, और ऊपर तक वो उसके रस्सी के सहारे ऊपर जाती रहती है। जी जी जी, इस तरह से हो जाता है। फिर वही सवाल पूछूंगा मैं आपसे। आपने कहा हाई वैल्यू सब्जियां उगानी चाहिए, तो किस तरह कौन कौन सी वो सब्जियां होती हैं? और फिर फूलों की ओर भी मैं आपसे बढ़ना चाहूँगा। फूलों में खासकर बात करें तो डच रोज जो गुलाब जो आती है बड़ी, जिसकी डिमांड है बाहर भी, अपने भारतवर्ष में भी, उसकी खेती इसमें काफ़ी सक्सेस है। उसकी खेती कर सकते हैं, गुलाब की खेती कर सकते हैं। जरबेरा की खेती, जरबेरा एक फूल होता है, उसकी भी काफ़ी डिमांड है, बहुत अच्छी इसमें हमारी भी सक्सेस रही है। दूसरे किसान भाई भी इसमें आसानी। एक कार्नेशन फूल होता है, उसकी खेती इसमें रिकमेंडेड है। तो ये 3 मेजर फूलों की इसमें खेती करते हैं। जहाँ तक सब्जियों की बात है, उसमें जो आपने देखा होगा, ये रंगीन शिमला मिर्च, लाल और पीली शिमला मिर्च जो आती हैं बाज़ार में आजकल, इनकी काफ़ी मांग है। खासकर जो ये फास्ट फूड का ये ज़माना आ रहा है, इसमें इसकी काफ़ी मांग रही है। तो ये आपका कई बार इसका भाव भी 100-125 रुपये किलो तक बिकती हैं। तो इसकी खेती कर सकते हैं। और इसके साथ साथ टमाटर इसमें बहुत अच्छा हो सकता है। साल भर जैसे अब टमाटर के भाव काफ़ी बढ़े हुए होते हैं, जिसमें बारिश में, गर्मी में और ज़्यादा सर्दी में जहाँ टमाटर की खेती नहीं हो सकती बाहर, उस टाइम इसमें टमाटर की खेती कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक अंगूर के दाने के बराबर टमाटर बाज़ार में और आता है आजकल, चेरी टमाटर बोलते हैं। खासकर होटलों में जहाँ पर ये अपने विदेशी लोग आते हैं, हाँ जी, वहाँ इसकी डिमांड है काफ़ी। चेरी टमाटर, इसके भाव दूसरे टमाटर के मुकाबले 4-5 गुना ज़्यादा भाव मिलते हैं। तो उसकी खेती बड़ी आसानी से इसमें की जा सकती है। इसमें सलाद के रूप में खाते हैं इस टमाटर को, साबुत का साबुत खाया जा सकता है, सब्जी में प्रयोग नहीं करते। तो जितने भी होटल्स हैं उनमें इसकी डिमांड रहती है, खासकर बड़े शहरों में। तो वहाँ इसकी मार्केटिंग वहाँ हो सकती है। इसकी कई बार मार्केटिंग की दिक्कत आती है, उसके लिए जो अच्छे होटल हैं, इनसे यदि आप साल भर सप्लाई कर सके किसान भाई, तो ये लेने के लिए तैयार हैं जी। और एक जो सबसे सक्सेसफुल फसल इसमें सब्जियों की कहें, और जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो इसमें खीरे का है जी। और ये खीरा भी एक खास तरह का खीरा है। इसमें नमक लगाने वाला झंझट नहीं है, कोई भी खीरा कड़वा नहीं है। इसका छिलका बिल्कुल बारीक है, छिलका भी नहीं हटाना, छिलके के साथ इसको खा सकते हैं। और इस फसल के साथ खासियत ये है कि ये फसल 3 महीने ही लेती है। अच्छा जी। 3 महीने में ही पूरे, तो साल में 3 फसलें ले सकता है। और जो पैदावार की बात देखें तो 1000 स्क्वायर मीटर में बात करें तो 100 क्विंटल के आसपास खीरा हो जाता है। और 20 से 30 रुपए किलो का भाव इससे मिल जाता है एक किसान को। जी जी जी। तो यदि जो किसान की जो लागत है, यदि ये फसल यदि आपकी ठीक हो जाती है, तो 1 साल में ही किसान अपना पैसा वापस, इस ग्रीन हाउस पे जो आपका पैसा लगा वो आपको वापस मिल जाता है। इसके साथ ये बात है, सर्दियों के मौसम में हम बाहर कर सकते हैं अपने, लेकिन बिना मौसम में यदि करनी है तो ये जो संरक्षित वाली जो बात है वो फिट होती है। और इन ग्रीन हाउसेज में आप किसी भी टाइम कोई भी सब्जी पैदा कर सकते हैं जी, मार्केट डिमांड के हिसाब से, जिसकी बाज़ार में भाव अच्छे हों, उन्हीं की मैं सिफारिश करूँगा, वही सब्जियाँ किसान भाई इसमें उगाएं। जी जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल आ रहा है मेरे जहन में। आप इतने सारे फ़ायदे बता रहे हैं संरक्षित खेती के, ग्रीन हाउस में खेती करने के, पर ग्रीन हाउस में उगाई हुई सब्जियाँ कितनी स्वस्थ हैं, ये इसके बारे में थोड़ा सा। इसमें कोई भ्रांति पालने वाले की ज़रूरत नहीं है,
सब्जी के जो गुण हैं वो वही रहेंगे, चाहे वो बाहर उगाई हुई है या ग्रीन हाउस में उगाई है। ग्रीन हाउस में हम केवल यही करते हैं कि गर्मी के मौसम में हम उसको थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करते हैं और सर्दी के मौसम में उसको गर्म रखने की कोशिश करते हैं जी। बाकी और कोई यदि आपने जो किस्म उगाई है वो बाहर है तो वैसे ही गुण उसमें होंगे। सावधानी बल्कि इसमें यह है कि इसमें आपको केमिकल डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, इसमें कीड़े के प्रकोप कम है। बस इसमें सावधानी यही बरतनी है कि कीड़े या बीमारी जो भी आपके फसल को नुकसान करते हैं या नेमेटोड हैं वो ग्रीन हाउस के अंदर किसी तरह से प्रवेश नहीं करने चाहिए। और उसकी सावधानी ये है कि जो भी उसमें काम करना है, किसान भाई है, दूसरे वर्कर हैं, वो जब भी उसके दरवाजे खोलें बंद करें ध्यान से। इसमें दो दरवाजे होते हैं, तो पहले एक दरवाज़ा खोल के उसके अंदर घुसें और उसको बंद करके जब दूसरा दरवाज़ा खोलें। कहीं भी आपका नेट फट गया है, प्लास्टिक फटा हुआ है, उसको तुरंत सील दें उसको, नहीं तो उसमें से कीड़ा या बीमारी एक बार यदि इसमें कीड़ा या बीमारी घुस गई तो उसमें ज़्यादा पनपने के चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ उसके लिए अच्छी कंडीशंस मिली हुई हैं, अच्छी मौसम मिलता है जी। तो सावधानी ये है कि उसको कहीं से भी प्रवेश ना हो कीड़ा या बीमारी का। अब उसके जो गेट पे है नीला तोता ज़रूर डालें, उसमें पैर आप डाल के जाएं ताकि आपके पैरों के साथ या कपड़े के साथ कोई भी कीड़ा या बीमारी उसमें ना जा पाए। यदि ये सावधानी बरतते हैं और दूसरा उसमें जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है जैसे कोई बीमारी आ गई तो उसके रोकथाम के लिए आप शुरू में ही आप ट्राइकोडर्मा एक फंगस है जो प्राकृतिक है उसका प्रयोग करें, नीम की खली का प्रयोग करें, करंज की खली का प्रयोग करें खाद के लिए। और जितनी भी जैविक खाद हैं, ये आपकी केचुए वाली खाद है, उसका प्रयोग आपके जितनी भी इसकी रिक्वायरमेंट है वो उसके लिए उनका प्रयोग करें। तो ये सारी चीज़ें यदि करेंगे तो संरक्षित खेती निश्चित रूप से एक फ़ायदे का सौदा हो सकती है जी। इसके साथ साथ अभी दर्शकों को, किसानों को ये हो सकता है कि ये एक खर्चीला काम है, तो एक बिल्कुल छोटे रूप में भी यदि एक छोटा किसान जिसके पास कोई भी संसाधन नहीं है वो भी संरक्षित खेती कर सकता है। तो ये कैसे हो सकता है? और क्योंकि ये संरक्षित है और कवर्ड है तो इसकी संरचना किस तरह से होती है? ये तो बड़े पैमाने पे मैंने बताया। यदि छोटे पैमाने पे करना है, खासकर जो जिन क्षेत्रों में सर्दी ज़्यादा होती है जी, और गर्मी वाली फसल आगे लेना चाह रहा है, कि सब्जियों में जो एक जो मूल मंत्र कहें, गुरु मंत्र कहें, वो ये है कि आप टाइम से आगे या पीछे लें तभी आपको मार्केट वैल्यू या बाज़ार भाव अच्छे मिलते हैं। नहीं तो कई बार आपको बाजार ले जाने का ज़्यादा पैसा लग जाता है और मिलता लेनी नहीं है। हाँ, तो आगे पीछे लेने से आपको बहुत फ़ायदा रहता है जी। तो जो ये मैं लो टनल एक तकनीक है, हाँ, ये एक बिल्कुल कम आमदनी वाला किसान भी अपना सकता है। और ख़ासकर जितनी भी अपनी बेल वाली सब्जियां हैं इनको 1 महीना पहले बाज़ार में ले जा सकता है। उसमें करना क्या है कि जो भी अपनी प्लास्टिक है उसको एक छोटे चांद आकार का, चाहे वो बांस की फरकच्ची हो या तार हो, उसको चांद आकार में मोड़ लें और उसको 1-1 मीटर की दूरी पर ज़मीन में गाड़ दें और उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट ढक दें और एक बेड बना के उसके अंदर आपके घिया के, लौकी के, तुरई के, करेले के बीज पहले ही डाल दें। सर्दी में, दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में आप इसमें डाल सकते हैं जी। और जैसे ही और ड्रिप से उसमें पानी देते रहें। ये अपने आप क्यों बाहर उगेगा नहीं उस टाइम बीज, ये उस टाइम उसमें भी उगाएगा। और जैसे ही गर्म दिन आएंगे ये प्लास्टिक आप उसको हटा दें और पौधा बाहर अपने आ जाएगा। और इस तरह से आप ये 40 दिन 30 दिन आगे की फसल लेके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तो प्लास्टिक का जो खर्चा है 40 रुपये, 30-40 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपका खर्चा आएगा। तो इसमें एक कम आमदनी वाला किसान भी ये कर सकता है और फ़ायदा उठा सकता है। जी जी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि एक छोटे स्तर पर भी इसे शुरू किया जा सकता है। यदि कोई किसान भाई ग्रीन हाउस बनाना चाहता है, संरक्षित खेती करना चाहता है, जैसा आपने बताया कि गवर्नमेंट भी इसमें सब्सिडी दे रही है, तो उससे क्या कदम उठाना चाहिए कि उसे संरक्षित खेती से संबंधित सभी जानकारी मुहैया हो जाए, इसका प्रोजेक्ट लगाने से संबंधित सारी जानकारी मिल जाए? जितने भी स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हैं जहाँ जहाँ आपके एरिया में, उनके जो अधिकारी हैं उनसे आप संपर्क करें। जो सब्सिडी वाली बात है वो आपको कहाँ आपको फाइल लगानी है, क्या क्या उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारी जानकारी उसके वो अधिकारी आपको दे देंगे। और रही बात तकनीकी ज्ञान की, वो आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में
किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में जाके प्राप्त कर सकते हैं जी। और राजस्थान में की बात करें तो राजस्थान में तो हमारा बहुत अच्छा पिछले 6-7 साल का एक्सपीरियंस है और हम सारी तकनीकी ज्ञान और ट्रेनिंग भी जो भाई लेना चाह रहे हैं उनको हम अपने यहाँ पे मुफ्त में ट्रेनिंग भी देते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद अदा करेंगे आपका कौशिक सर कि आप अपना कीमती समय निकाल करके आते हैं और किसान भाइयों के लिए इतनी अहम जानकारी देते हैं जिससे वो जीवन में आगे बढ़ सकें, अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकें। आज आपने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल एंड फ्लावर्स के बारे में बताया। मैं सभी किसान भाइयों की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, आज कौशिक सर से जो कुछ भी चर्चा हुई है, आइए सबसे पहले इस पर एक शॉर्ट फिल्म देखते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में अपन अगर बात करें तो पॉली हाउस जो है वही एकमात्र तरीका रहेगा 15 से 20 साल बाद, जब ज़मीन इसी तरह से अगर 4 लेन में 6 लेन में या इंडस्ट्रीज़ में अर्बनाइजेशंस में ख़त्म होती रहेगी तो खेती योग्य ज़मीन इस अगर दर से सिकुड़ेगी और जनसंख्या अगर इसी तरीके से बढ़ती रहेगी तो अपने पास जो बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरने के लिए, सब्जियों की उपलब्धता बनाने के लिए एकमात्र तरीका रहेगा कि अपन अपनी सब्जियां पॉली हाउस के अंदर उगाएं। पॉली हाउस एक ग्रीन हाउस कंसेप्ट पे आधारित होता है। इसमें क्या होता है कि अपन तापमान का, आर्द्रता का और इस तरह के जो भी वायुमंडलीय कारक है उनका अपन नियंत्रण कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि भारतीय खेती मानसून का जुआ है, लेकिन अगर पॉली हाउस में खेती की जाएगी तो वो बात अब चरितार्थ नहीं होती है। पॉली हाउस के अंदर की खेती कभी मानसून पर आधारित नहीं होती है। इसमें मानसून के जितने भी हानिकारक कारक होते हैं, जैसे अतिवृष्टि हो गया, सूखा हो गया, पाला पड़ना, ज़्यादा ठंड में फसलें खराब हो जाती है, इन सब से अपन पॉली हाउस के अंदर निजात पा सकते हैं। इसके अलावा पॉली हाउस का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि अपन साल भर किसी भी सब्जी की खेती कर सकते हैं। जैसे ये कद्दू वर्गीय सब्जियां, लौकी, तुरई, ककड़ी, करेला, तरबूज, खरबूज, इस तरह की जो सब्जियां हैं इनकी खुले खेत में खेती सिर्फ मार्च के बाद ही संभव हो पाती है और मार्च में जो बीज बोएगा उसका उत्पादन आएगा लगभग 2 से 2.5 महीने बाद, मतलब मई और जून आ जाएगा तब तक। और मई और जून में बाजार में मंडी में 2 रुपये किलो तक का भी खरीदार नहीं मिलता है। तो ऐसे में किसान सब्जी की खेती से फिर पल्ला झाड़ने लगता है और परंपरागत खेती की तरफ आने लगता है। तो उसके बनिस्पत अगर अपन पॉली हाउस में काम कर रहे हैं तो अपन उस सब्जी को नवंबर में लगाएंगे तो उसकी उपलब्धता बाजार में जनवरी दिसंबर में फरवरी तक आ जाती है। अगर दिसंबर जनवरी फरवरी तक तो मार्केट में बहुत अच्छा पैसा मिलता है। सब्जियों में अभी तक कहीं पे भी ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का कंसेप्ट नहीं आ सकता है। तो इसलिए क्या है कि किसान सब्जियों की खेती में एकाएक हाथ नहीं डालता है कि क्या पता, जैसे अभी 1.5 साल पहले आलू पंजाब में फेंकना पड़ गया, रोड पे बिछाना पड़ गया, अभी 5-6 साल बाद टमाटर की लिफ्टिंग प्राइस तक किसानों को नहीं मिली। तो ऐसे में क्या है कि किसान इससे बिदकता है। वही किसान अगर पॉली हाउस के अंदर खेती करेगा, समय का ध्यान रखते हुए कि खुले खेत में जब उसका उत्पादन नहीं हो पाता है, ऐसे में अगर वो पॉली हाउस में सब्जियां उगाता है तो निश्चित रूप से उसको 3 से 4 गुना मुनाफा ज़्यादा मिल सकता है। खास तौर से कद्दू वर्गीय सब्जियों के साथ में भिंडी, ग्वार, चंवला, ये भी कुछ गर्मी के मौसम की सब्जियां हैं जिनकी मांग तो साल भर रहती है लेकिन बाजार में वो उपलब्ध नहीं हो पाती है। अगर आज अपन अभी फरवरी में है और फरवरी में बाजार में भिंडी 60-70 रुपये किलो मिल रहा है, वहीं करेला 60-70 रुपये किलो मिल रहा है, यही भिंडी और करेला ठीक 2 महीने बाद 20 रुपये 15 रुपये किलो आ जाएगा। तो क्यों नहीं किसान प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जो अपना पॉली हाउस है उसमें इन सब्जियों की खेती 2 से 2.5 महीना पहले करके अपना जो उत्पादन है उसको 60 रुपये किलो 70 रुपये किलो बेचे तो निश्चित रूप से एक किसान की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी और साथ ही उत्पादन भी बढ़ेगा। और जिससे सब्जियाँ एक अपन कहते हैं कि प्रोटेक्टेड फूड है। अगर अपने जहाँ पर नॉर्थन इंडियन कंडीशंस में सभी शाकाहारी लोग ज़्यादा हैं, उनको सब्जियों के बिना काम नहीं चल सकता है और ऐसे में सब्जियों की मांग भी बढ़ती जा रही है। तो अगर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशंस में अपन सब्जियों की साल भर खेती करना चालू कर दें तो जो उत्पादन है अभी जो भारत का जो सब्जी उत्पादन है उसको अपन कम से कम 2 से 3 गुना तक बढ़ा सकते हैं। साथ ही पॉली हाउस में और भी फायदे हैं कि जो खुले खेत में जो खेती होती है उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा उत्पादन होता है। जैसे अपन टमाटर की बात करें, अगर खुले खेत में टमाटर 1 हेक्टेयर में 20 टन हो पा रहा है, जो अपन हाइब्रिड लगा रहे हैं, सारी चीज़ें ध्यान रख रहे हैं, बराबर खाद डाल रहे हैं, तो भी 20 टन से ज़्यादा नहीं हो पाता है। लेकिन उतने ही क्षेत्र में अगर अपन पॉली हाउस में काम करेंगे तो 80 से 100 टन तक टमाटर का उत्पादन हो सकता है। मतलब कम ज़मीन में, कम मेहनत में, कम पानी में अधिक उत्पादन। और साथ ही जो गुणवत्ता है,
जहाँ पर गुणवत्ता की बात करते हैं तो खुले खेत के जो टमाटर होंगे उसमें अपनों को दवाई छांटनी पड़ती है, क्योंकि सब तरफ से खुला होता है, कोई भी बीमारी आ सकती है। पॉली हाउस के अंदर सब तरफ से कवर रहता है, कोई भी कीट मकोड़े किसी भी तरह की बीमारी पॉली हाउस में होने की संभावनाएं बहुत कम रहती है। तो गुणवत्ता युक्त अच्छा उत्पादन अगर करना है अपने को तो पॉली हाउस ही एकमात्र उसमें सहारा रहता है। साथ ही कुछ ऐसी फसलें भी होती है, जैसे ये अभी लाल पीली शिमला मिर्च यहाँ लगा रखी है, तो ये जो शिमला मिर्च ये खुले खेत में खेती कर ही नहीं सकते इसकी। अगर खुले खेत में अपन लोग लगाएंगे तो इसका जो कलर पिगमेंटेशंस हैं, लाल कलर हैं या पीला कलर हैं, बैंगनी कलर हैं, ये खुले खेत में नहीं आ पाता है। और उससे क्या है कि अगर बाज़ार में कहीं पे भी शिमला मिर्च है लाल पीली, तो इसका मतलब वो पॉली हाउस में पैदा हुई है, तो उसकी बाज़ार भाव भी अच्छा मिलता है। पॉली हाउस में जो सब्जियों की खेती करते हैं अपन, उसमें खुले खेत से बिल्कुल ही थोड़ा सा अलग तरीका है उसमें। जैसे ये शिमला मिर्च है, इसको अपन ने सूतली से ऊपर बांध रखा है। खुले खेत में ये फसल 2 फीट से ज़्यादा, 2.5 फीट से ज़्यादा कभी नहीं हो पाती है, और यहाँ पर ये फसल कम से कम 6 से 7 फुट और कभी कभी 8-10 फुट तक भी ऊँची हो जाती है। तो इसमें वर्टिकल हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट रहता है, क्योंकि ये जैसे अपन इसमें कुकम्बर लगाएंगे या करेला लगाएंगे तो वो क्या ज़मीन पर फैलने वाली बेलें होती है, तो ज़मीन ज़्यादा गिरती है और उत्पादन कम होता है। इसमें क्या जैसे ककड़ी का है, लौकी, तोरई कुछ भी लगा रहे हैं, सूतली के सारे चढ़ाएंगे तो जमीन का कम से कम 10 फुट ऊंचाई तक का भाग अपने को उत्पादन देता है, जो कि खुले खेत में कभी संभव नहीं हो पाता है। पॉली हाउस जो बनाने में जहां तक लागत की बात है, तो किसान भाई उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। वो देखते हैं कि इसमें तो लाखों रुपए लग रहे हैं, क्या होगा कैसे नहीं होगा, तो वो एक कोई हाथ नहीं डालना चाहता। मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर अपन 1000 स्क्वायर मीटर मतलब आधा बीघा में अगर पॉली हाउस बना रहे हैं तो उसमें 8 से 10 लाख रुपए खर्चा आता है। तो खुशी की बात यह है कि उसमें से 75% तक अपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसमें सब्सिडी दे रही है। जहाँ पर किसान को 10 लाख का जो खर्चा है वो सिर्फ उसको 2.5 लाख देने से ही उसके 7.5 लाख रुपए सरकार दे रही, तो उसको बड़ी आसानी से पॉली हाउस बन सकता है। और उसका जो 2.5 लाख रुपए है, अगर वो ढंग से उस पॉली हाउस को मैनेज करता है तो 1 से 1.5 साल में उसका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके बाद अगर कहते हैं कोई 1 बीघा ज़मीन है तो वो कैसे अपना घर चलाएगा, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। आज तो आधा बीघा में भी अगर ज़मीन है वहाँ पर भी पॉली हाउस बनाकर किसान खेती कर रहा है, तो बड़ी आसानी से एक अच्छा जीवन स्तर वो जी सकता है। इसमें जो पॉली हाउस है, इसमें एल्यूमिनियम गैल्वेनाइज्ड आयरन के पाइप लगे होते हैं और ऊपर एक पॉलीथीन की शीट लगी होती है। तो पॉलीथीन की शीट 5 साल में एक बार बदलनी पड़ती है, उसका भी कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। और जो उसका पॉली हाउस का जो रूटीन खर्चा है, जैसे कोई उसमें बीज लगा रहा है या पानी लगा रहा है, मजदूर लगा रहा है, तो इस तरह के जो खर्चे हैं वो खुले खेत में के लगभग बराबर ही होते हैं। लेकिन जहाँ पर उत्पादन की बात आती है तो वो कम से कम 4 से 5 गुना ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से ये पॉली हाउस की खेती आज के समय की मांग है, और वो दिन दूर नहीं जब वो सारे खेत में जो खुले खेत में खेती है वो अब नहीं रहेगी और सब जगह पॉली हाउस बनने वाले हैं। पॉली हाउस में जहाँ अपन सब्जियों की खेती कर रहे हैं, उसमें जो पानी पिलाने का तरीका है पौधों को, वो ड्रिप इरिगेशन से किया जाता है। ये जो काले रंग की जो नलियाँ लगा रखी है, इनमें बूंद बूंद करके पौधे के जड़ तंत्र में पानी गिरता है। तो उससे क्या है कि पानी का दक्ष उपयोग हो पाता है, कहीं पे भी पानी का नुकसान नहीं होता है, न वाष्पीकरण से होता है, न और कहीं पे भी जैसे ज़मीन से कुएँ से अगर अपन ने नाली चलाएंगे तो वो पता नहीं कितना पानी ज़मीन के अंदर जाता है और खेत तक पहुँचते पहुँचते 50-60% ही रह जाता है। तो ऐसे में अगर ड्रिप इरिगेशन से अपन सिंचाई करते हैं तो उसमें पानी की भी बचत होती है। अच्छा, साथ ही एक बात ज़रूर किसान भाइयों के दिमाग में आ रही होगी कि जब गर्मी होती है, गर्मी के मौसम में पॉली हाउस में तापमान और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में फसल अपन कैसे उगा पाते हैं। बहुत ही वाजिब प्रश्न है उनका। लेकिन इसके लिए अपने पास क्या होता है कि जैसे फोगर्स लगा रखे होते हैं, जैसे अपन इस पे ऊपर ये लग रहे हैं फोगर्स, तो मार्च अप्रैल मई जून में जब अपने पास इसमें पॉली हाउस में गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तब इनको अपन स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें क्या पानी बिल्कुल बारीक बारीक बूंदों की तरह फसल के ऊपर गिरता है। उससे वो जो तापमान है वो 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है और अपनी फसल को साल भर एक तरह से सावन का अनुभव होता है। जैसे सावन के महीने में जो फसलें बहुत अच्छी वृद्धि करती है, पेड़ पौधे बहुत अच्छे चलते हैं, वही हिसाब से अपने इस पॉली हाउस के अंदर भी जब अपन गर्मी ज़्यादा होती है तो ये फोगर्स चला देते हैं। अगर गर्मी कम है तो पूरे चारों तरफ से जो कर्टेंस हैं, पर्दे हैं, उनको कम कर नीचे डाल देते हैं, तो अंदर पॉली हाउस में गर्मी हो जाती है। इस तरह से अपन उसमें तापमान और आर्द्रता का नियंत्रण कर सकते हैं और पौधे को जैसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है वैसा अपन पौधों को दे सकते हैं, जिससे पौधा अपनी उचित पैदावार दे सके और उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। तो दोस्तों, ये युग परिवर्तन का युग है और परिवर्तन का युग बहुत सारे प्रयोग भी लाता है।
शाश्वत यौगिक खेती कार्यक्रम के माध्यम से आप शाश्वत यौगिक खेती करना तो सीखते ही हैं, साथ ही साथ कृषि अनुसंधानों में हो रहे नए प्रयोगों से किस तरह से हम अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से व्यावसायिक खेती कर सकते हैं नई नई किस्म की, वो सब भी जानते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार।